आज हम एक अनोखा कहानी लेकर आपके सामने आए हैं जो आपकी दिलों को छू जाएगी। कहानी का नाम है आप ही सही थे मेरे लिए और लेखक का नाम संतोष राठौर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात तो सिर्फ शादी की हुई थी, फिर ये सब तो आप क्या समझती हो मैडम। कुत्ते के सामने थाली आया और वो भूखे रह जाए। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। चुप, पति हूँ तेरा। पसीने से भीग गई और आंखें खुली तो हे भगवान, ये सपना था। उसकी नींद खुली तो सूरज चढ़ आया था, सुबह हो गई थी। जैसे ही कमरे से निकली तो माधव की माँ यानी उसकी सासू माँ ने आवाज़ लगाई, जाग गई महारानी, अब नहा लो, मैं भी कोई रीत कर लूँ। उसने पूछ कर बाथरूम में जाने लगी तो याद आया पहनने के लिए तो कोई कपड़े नहीं थे उसके पास। उसने उन्हीं सासू माँ के कपड़े लेकर पहने। ओवर साइज कपड़े में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर पहनना तो था ही। थोड़ी देर में वे बाजार से उसके लिए नए कपड़े ले आई। बेशक उसके टेस्ट के नहीं थे, पर फिटिंग थे। अब वह थोड़ी कंफर्टेबल हुई तो वह बाहर चौके में सोया पड़ा हुआ था। सासू माँ ने उसे उठाकर बोली, माधव, अब मंदिर चलो दोनों आदमी। तेरा दिमाग खराब है क्या माँ? टाइम नहीं है मेरे पास। इतना कहकर तैयार होकर वह अपने काम पर चला गया। सास भुनभुनाने लगी, मैंने कहा था कि शादी कर ले। अब कर ली तो शगुन भी तो निभानी चाहिए, पर इसको कौन समझाए। आरती ने कहा, कुछ मीठा बना ले माँ जी। तो सासू माँ ने बोला, थोड़ा सा हलवा बना ले, खाना खाने का मन तो नहीं है पर खा लेंगे। उससे रोज साक्षात्कार खाने पर होता था, जहाँ वह चुपचाप माधव खाना खाता था और निकल जाता था। रोज आता, फिर देर रात को खाना खाता और खाना खाकर बाहर बरामदे में सो जाता। उसे कुछ चाहिए होता तो सासू माँ ला कर देती। उससे कभी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। चुनाव का माहौल था, वैसे भी फुर्सत कहाँ थी। आज सासू जी के साथ मंदिर गई थी। रास्ते में मिनी आती दिखाई दी, बहुत खुश हो गई थी, पर उससे पहले जैसे ही इसे देखा रास्ता बदल लिया मिनी ने। उस घर को उसकी ओर उसको उस घर से धीरे धीरे आदत हो रही थी, पर वो सिर्फ सासू माँ से ही बात करती। इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, सब ठीक चल रहा है कि एक दिन माधव दोपहर में भागता हुआ घर आया और आरती को बोला, चल। माँ ने पूछा, कहाँ ले जा रहा है? तो बोला, इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सुनकर आरती के आंखों में आंसू की धारा बह निकली। वह दौड़ती हुई अस्पताल की ओर भागी। रोड एक्सीडेंट हुआ था, सिर पे चोट थी, अस्पताल प्राइवेट था। वो बोल रहे थे ऑपरेशन होगा, या तो 1 लाख जमा करो, नहीं तो सरकारी अस्पताल में ले जाओ। सुख के साथ सब देते हैं, पर अभी लोग सिर्फ सत्वाना ही दे रहे थे। पैसे की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। मम्मी रो रही थी और उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए किसी को बोल रही थी। मिनी और तनय सहमे हुए खड़े थे। वो मम्मी के पास गई, उसे देखकर वो और जोर से रो पड़ी। पीछे पीछे माधव आ गया। उसके आते ही बड़ी हलचल मच गई। डॉक्टर हरकत में आए और पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। नर्स मम्मी से सिग्नेचर कराने आई, तब पता चला माधव ने पूरी फीस जमा कर दी है, परंतु ऑपरेशन हुआ। आरती ने बड़ी कृपा की दृष्टि से माधव को देखने लगी। सब साथ में ही बैठे थे, पापा को होश आने का इंतजार कर रहे थे। तनय और मिनी उससे बात कर रहे थे, पर मम्मी ने एक दूरी बना रखी थी। तभी मम्मी का मोबाइल बजा। रीमा का फ़ोन था।
पता चला कल उसके देवर की शादी है और इन लोगों को कपड़े लेकर जाना था। उसके पापा के बारे में सुना तो बहुत रोने लगी। उससे ज़्यादा चिंता यह बात की थी कि उसके यहाँ शादी में उसकी सास और घर वालों क्या कहेंगे। थाली में 50,000 रुपये डालने की बात हुई थी, अब कोई भी नहीं आ रहा है तो क्या होगा। 5 घंटे बाद पापा को होश आया। उन्होंने मम्मी को बताया कि जिससे रुपए उधार लिए थे लास्ट टाइम पर मना कर दिया। इसी टेंशन में गाड़ी कब कंट्रोल से बाहर हो गई पता ही नहीं चला। अब रीमा कि यहाँ क्या होगा, कौन जाएगा, बोलकर पापा रोने लगे। अब तो टाइम भी नहीं बचा है जाने का। माधव बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सबके लिए खाना लेकर आया। पापा को कुछ देना नहीं था, इसीलिए मम्मी ने बड़ी मुश्किल से खाना खाया। वो अभी तक पापा के सामने नहीं गई थी। पता नहीं पापा कैसा रिएक्ट करेंगे। रात को माधव ने उसे लेने आया। मिनी और तनय को बोला, चलो तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ, कल सुबह 9 बजे तैयार हो जाना। ये क्या करेंगे अस्पताल आकर? नहीं, अस्पताल नहीं, ग्वालियर चलेंगे, कल सुबह प्रोग्राम है। कैसे पहुँचेंगे? फ्लाइट से। वाह जीजाजी, हम फ्लाइट से जाएंगे। हाँ, तैयार हो जाना जल्दी। क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की? मम्मी बोली। वो क्या है ना सासू जी, जब से आरती से शादी की है आप ही मेरे रिश्तेदार हो। अब आप मानो या ना मानो। वैसे पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे आदमी बाहर ही बैठे हुए हैं, उसे बोल देना, आप परेशान मत होना। सुबह फ्लाइट में बैठकर मिनी और तनय बहुत रोमांचित हो रहे थे। आरती भी पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। कल घर जाने से पहले रीमा की यहाँ की पूरी शॉपिंग उन दोनों आदमी ने कर लिए थे। माधव ने सभी की शॉपिंग करवाई थी आरती के साथ। शादी के बाद बड़ा मज़ा आया। रीमा के लिए सरप्राइज़ था सबका आना और माधव की तो इतनी पूछ परख हो रही थी, क्या पूछो। आखिर मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ जो था माधव। रीमा के ससुर जी तो हाथ बांधे बांधे माधव के साथ घूम रहे थे। मायके के कपड़ों के साथ 50,000 भी डाले थाली में मिली। रोज़ सुबह माधव के साथ अस्पताल जाती और पापा की खबर लेने पर दोनों उससे बात नहीं करते। माधव डॉक्टर के कमरे में जाता, डॉक्टर सारी कंडीशन बता देते। उस दिन भी सुबह मिल आया था, पर दोपहर में तनय आया और बोला, दीदी पापा के लिए खिचड़ी बनाना है और मिनी ने अपनी हाथ जला ली है, तुम घर चलो। सासू जी से पूछकर अंजलि घर के लिए रवाना हो गई। मिनी हाथ लेकर बैठी हुई थी। बर्नौल लगाया मिनी के हाथों पर, पापा के लिए खिचड़ी बनाई और डॉक्टर को भी दिखाना था। तनय को घर छोड़कर उसे अपनी स्कूटी पर बैठकर अस्पताल ले गई। कितने दिनों के बाद उसने स्कूटी चलाई थी। माँ ने कहा, इसे छोड़ जा, अभी डॉक्टर आएंगे तो मैं दिखा दूंगी। वो वापस आ रही थी कि माधव की गाड़ी क्रॉस हुई। इसने भी देख लिया और उसने भी पूरी गर्दन निकाल कर देखा। अंजलि का दिल धड़कने लगा। जल्दी से मम्मी के घर गई। स्कूटी रख कर तनय को बोला, मुझे छोड़ आ। थोड़ी ही देर के बाद माधव तनमनाया हुआ गुस्से से आया और अंजलि पे जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो सर से पैर तक कांप गई। जी तुम सब जानती हो, उसने चिल्लाया। अंजलि उसने बोला, जी तुम सब जानती हो, फिर ऐसा गलती कैसे कर सकती हो? अरे मैंने ही भेजा था, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम चुप रहो माँ, तुम कुछ नहीं जानती हो। ना जाने क्या क्या बोलता हुआ फिर गुस्से से बाहर चला गया। हॉस्पिटल से 15 दिन में डिस्चार्ज हुए पापा। अंजलि घर आ गई थी मिलने तो माँ ने घर के कागजात पकड़ा दिया। बोली, तुम लोगों ने बहुत खर्चा किया है शादी में, ऑपरेशन में, इसीलिए तुम यह घर का कागज़ ले लो। आरती बोली, मम्मी इसकी क्या ज़रूरत है, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो मेरे भी पापा है।
माँ बोली, अगर तू ये नहीं लेगी तो तेरे पापा अन्न जल त्याग देंगे। और हाँ, घर से बाहर निकल जा, कभी फिर इस घर में नहीं आना। और माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया उसे धक्का देकर। बाहर गाड़ी में माधव बैठा हुआ था। इसे इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, तो सवालिया निगाहों से देखा और गाड़ी बढ़ा दी। घर जाकर आरती कमरे में भागी और रोने लगी। पीछे पीछे माधव आया तो उसने बताया कि कागजात उसे पकड़ा दिए। माधव बोला, ये क्या है? तो बोली, इन 15 दिनों में जो भी आपने किया उसके लिए फीस दी है मेरी माँ ने। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माधव ने गुस्से से कागज़ ज़मीन पर फेंक दिया और चला गया। अब आरती घर में कैद हो गई। उसे कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं करता था। पहले सासू माँ के साथ मंदिर जाती थी, कोई दिखाई देगा, पर मम्मी पापा के व्यवहार के कारण सुलह की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। माधव के प्रयासों, अनगिनत चुनाव रैलियों और धारा प्रवाह भाषणों, पार्टियों को एकजुट रखने में माधव के दिशा निर्देशन के साथ मित्तल साहब ने इस बार फिर चुनाव में भारी मतों से जीत का सेहरा बांधा था। नहीं तो विरोधी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदेश का विकास हो रहा था। इनकी पार्टी की सरकार में सभी खुश थे। कोई भी मसला होता तो मित्तल साहब तक तो पहुंच ही नहीं पाता। माधव पहले ही हल कर देता था, पर उनके घर में वही हालात थे। एक ही घर में अपरिचित की तरह दोनों रहते थे। अब तो माधव रात में भी बहुत ज़्यादा देर से घर आता था। माँ पूछती तो कह देता काम था। आज सुबह सुबह ममता भाभी आई और माँ जी को एक पैकेट दिया। उन्होंने पूछा क्या है, तो बोली कल माधव भैया का आदमी दे गया था आपकी और बहू और साड़ी और ब्लाउज तैयार करने का बोला था। अच्छा बोलकर माँ जी ने ले लिया। पूछा सिलाई कितनी हुई? कल ही दे दी थी। माधव ने साड़ी क्यों मंगवाई है? कैसी लगी माँ? बहुत अच्छी है, पर मंगवाई क्यों है? अभी आधे घंटे पहले एक पार्टी में जाना है, इसीलिए। मुझे नहीं जाना, आप भी चलो और वो आपकी बहू भी चलेगी, बोल दो उसे। वो भी मना कर रही है। उससे बोला कि मैं आकर बोलूँ क्या? और हाँ, ये भी दे दो। ये क्या है? अरे इतने जेवर, ये ले, तेरे लिए भी है माँ। इतने जेवर पहनकर कहाँ जाएंगे रे? तुम लोग 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं जाकर सुभाष गाड़ी लेकर आ रहे हैं, उसके साथ आप आ जाना दोनों आदमी। कितना सुंदर मकान, किसका है सुभाष? अंदर चलो माँ जी, मिल लो मकान मालिक से। कितनी देर लगा दी, पंडित जी कब से राह देख रहे हैं। क्यों, पूजा में बैठना है? तो क्या ये अपना मकान है? हाँ माँ, गांव की ज़मीन की अच्छी कीमत आ रही थी तो बेच दिया और थोड़ा लोन लेकर ये मकान मैंने खरीदा है। बहुत अच्छा किया बेटा, मैं तो कब से कह रही थी। चल आरती चल, बैठ पूजा करें, ये तेरा ही घर है। पूजा में बैठे बैठे देख रही थी कितने मेहमानों आ रहे थे। सभी आश्चर्य से कभी गेट को देख रही थी, कभी माधव को। गेट में से मम्मी पापा, मिनी, तनय और रीमा का पूरा परिवार आ रहा था। कितना प्यारा सरप्राइज था। उसकी आंखों में खुशियाँ दिखने लगी। थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री मित्तल साहब भी आ गए। वे पापा के साथ ही बैठे। उन दोनों की बातें होने लगी। मित्तल साहब तो माधव की तारीफ का पुल बांध रहे थे और पापा मुंह बिगाड़ कर बैठे थे। बहुत किया है इस बच्चे ने मेरे लिए, मेरे सगे भी नहीं कर सकते थे वो किया है। मेरे एक बार कहने पर आपकी और मेरी दोनों की इज्जत बचाई। जी क्या कह रहे हैं आप? इज्जत बचाई या उछाली? उबल पड़े थे पापा, वे भी गुस्से थे। ऊपर से माधव के आदमी जबरन इन लोगों को लेकर आए थे मकान के मुहूर्त में, और ये देख तो उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। माधव ने
माधव ही नहीं, तारीफ तो आपकी बेटी की भी बनती है शर्मा जी। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन लोगों की वजह से कितनी जगह हंसाई हुई है, आपको क्या पता। समाज में, मोहल्ले में, ऑफिस में कहीं भी सर ऊंचा करके नहीं चल सकता हूँ, और आप कह रहे हैं इज्जत बचाई है। क्या पता है आपको शर्मा जी, बस यही ना कि एक दिन आपकी बेटी माधव के साथ घर आई और आपसे बोली कि मुझे इससे शादी करनी है। आप लोगों ने मना करने के बाद भी वह माधव से शादी करके चली गई, है ना? हाँ, मेरे बेटे के बारे में तो सुना ही होगा आपने। जी, एक ही बेटा है मेरा, उसकी बीवी है, 3 बेटियां हैं, और मेरे मुख्यमंत्री होने का जितना नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है उठाता है, जितने आपराधिक काम कर सकता है करता है। सभी जानते हैं जिस लड़की पर नज़र डाल दे वो चाहिए ही चाहिए। आपकी बेटी के कॉलेज प्रोग्राम में अतिथि था वो, और आरती के डांस किया था। आरती का डांस देखकर बस उस दिन से ही उस पर नज़र रखी थी उसने। करता क्या, वो एक रात की दुल्हन बनाकर छोड़ देता। चुनाव सर पर थे, अगर ये ऐसी हरकत करता तो मेरी बैंड बज जाती। मुझसे ज़्यादा विरोधी पार्टी और मीडिया नज़र रखे हुए था उसकी हरकतों पर। ऐसा कुछ होता तो शायद वो आपके लिए शर्म से जीने मरने वाली स्थिति होती, क्योंकि कोई इतना भी कर लेता बात बहुत बढ़ कर बाहर आती। आपकी स्थिति अभी अच्छी है या रेप पीड़िता के बाप होकर अच्छी है क्या? जी शर्मा जी, मैंने इस पर नज़र रखने के लिए मेरे आदमी लगा रखे थे। जैसे ही मुझे पता चला, समझ में आ गया कि ये मानने वाला नहीं है, आपकी बेटी की खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंट भी है, तभी तो आपकी बेटी को बुलवाया, उसे सारी कंडीशन बताई तो बेचारी रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरे पापा मम्मी क्या कहेंगे, मेरी पढ़ाई, मेरी भाई, मेरी बहन। तब मैंने ही माधव को बुलाया। क्या कमी है इसमें? बिना बाप का बच्चा है, मेहनत से आगे बढ़ा है, सच्चाई मानवता है उसके मन में। ज़रूरी कम पढ़ा लिखा है पर ज़माने की समझ बहुत है इसे, तरक्की कर रहा है। अगले चुनाव पार्टी में इसे टिकट देने की सोच रहा हूँ। इसकी शादी के बाद मेरे बेटे की झुंझलाहट संभाल नहीं पा रहा था। इस चुनाव से पहले ही उसे और उसकी पूरी फैमिली को विदेश भेजा है। अब बहू का फ़ोन आया है, सब ठीक है। माधव मेरे लिए हमेशा बेटे से ज़्यादा है। इसे अपनाइए शर्मा जी। उन लोगों ने जो कुछ भी किया आपके लिए, मेरे लिए किया है। पीछे खड़ी आरती की मम्मी फपक फपक कर रोने लगी। ना जाने कब से खड़ी होकर सुन रही थी। शर्मा जी ने मंत्री साहब के पांव पकड़ लिए, बोले आप चाहते तो कुछ और भी करवा सकते थे मेरी बच्ची के साथ, पर आपने उसका घर बसवा दिया। मैं आपका आभार कभी नहीं भूल सकता। उधर पूजा खत्म हो रही थी, आरती हो रही थी। सभी ने आरती की और शर्मा जी ने दोनों को गले लगा लिया। आरती समझ गई पापा जान गए हैं सब कुछ। माधव भी खुश था। आरती सासू जी को लाई, मम्मी पापा को मिलवाया। मम्मी ने उनका खूब आभार प्रकट किया कि वो आरती को अपनी बेटी से ज़्यादा मानती है। खाना शुरू हो गया था। मंत्री जी जल्दी चले गए। शाम तक मम्मी पापा वहीं रहे। उससे बोले तू एक बार बताती तो सही बेटा। क्या बताती पापा? उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब सब ठीक है, आप चिंता ना करो। सभी को घर छोड़कर सारे कार्यकर्ता भी चले गए। सासू जी भी उस घर चली गई थी। अब इतने बड़े कमरे में ये दोनों ही थे। आगे बहुत खुश थी वो आज। उसके पापा उसे वापस मिल गए।
सोने लगी तो अब तक की ज़िंदगी के पन्ने एक एक करके खुलने लगे। रीमा दीदी और मिनी से ज़्यादा प्यार करते थे पापा उसे, क्योंकि पढ़ने में हमेशा तेज रहती थी। मम्मी की जिद से तनय हुआ था, नहीं तो बेटियों के ही खुशी से खुश थे पापा। कहते थे मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेगी। पर रीमा की शादी और उसके ससुराल वालों की मांगों के आगे टूटने लगे थे। इसीलिए इसने तय किया था कि वह शादी ही नहीं करेगी और पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी और जीवन भर पापा मम्मी की सेवा करेगी। पर जो सोचा है वो कहाँ होता है। कभी कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। कितने लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे, पर सिर्फ पढ़ाई पर ही मतलब रखती थी। सहेलियाँ कितने बॉयफ्रेंडों की कहानी सुनाती, पर वो उनकर सुनकर हंसती थी। मित्तल साहब की आभारी थी वो, साथ ही साथ माधव की भी। बिना जाने मित्तल साहब के कहने पर उसने उसे अपनी जीवन संगनी बना लिया था। उसके भी तो सपने होंगे अपनी दुल्हन से, पता नहीं कैसी साथी चाहता था। इतने समय के साथ हैं, कभी गलत नज़र से नहीं देखा मुझे। उसे याद है कृतिश की वो लाल लाल वासना भरी आंखें। डर गई थी वो, सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी सुभाष आया था कॉलेज के गेट पर और बोला आपको मंत्री जी ने बुलाया है। कुछ सोचकर चली गई थी। आज ये आर या पार कितने दिनों से कृतिश और उसके आदमियों ने परेशान कर दिया था। किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी। मंत्री जी खुद ही शर्मिंदा थे अपने बेटे की करतूत पे। बोला बेटा मैं चाहूँ तो इसे अभी अरेस्ट करवा सकता हूँ, पर ये बाहर आकर और ज़्यादा परेशान करेगा तुम्हें। फिर खुद ही समाधान निकाला और माधव को बुलाकर पूछा कि मैं कह रहा हूँ इसीलिए इस लड़की से शादी कर लो। ठीक है बॉस, बस इतना ही बोला था माधव। कैसे कोई अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दीबाजी में ले सकता है। शुरू से ही तो बहुत डरती थी वो, पर अब विश्वास है उस पर। माताजी पहले नाराज़ थी, पर अब वो उनकी बेटी की तरह मानती है। गला सूख आया था, पानी की बोतल भूल गई थी। नया घर था। धीरे धीरे लाइट जलाकर किचन में जा रही थी। बाहर झूले पर कोई नज़र आया। वो पसीना पसीना हो गई। माधव तो हॉल में सो रहा होगा। कौन है? माधव ही था। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? वो मुझे लगा पता नहीं कौन है। आपको भी नींद नहीं आ रही है क्या? बड़ी हिम्मत करके बोली थी वो। हाँ, वो मैं कुछ सोच रहा था। आज तो तुम बहुत खुश होगी। जी, मैं आपसे एक बात बोलूं क्या? आप पसंद करते थे किसी और को? उसकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखकर बोला हाँ। उसको काटो तो खून नहीं वाली कंडीशन हो गई थी। बड़ी मुश्किल से बोली कौन थी वो? हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पढ़ने में तेज, इंटेलिजेंट भी थी। कभी किसी को फालतू नज़र उठाकर नहीं देखती थी। फिर उस पर किसी गलत व्यक्ति से नज़र पड़ गई। फिर कुछ हुआ और शादी हो गई उसकी। क्या? किसने? किसके बारे में बात कर रहे हैं ये? जहाँ तक है मोहल्ले में पढ़ने वाली लड़की तो एक मैं ही हूँ। कहीं ये मुझसे ही तो न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया होगा कृतिश ने, पर मुझे ही क्यों बचाया गया? उसे याद आया कि सुभाष ने बताया था कि उसके बारे में रिपोर्ट उसी ने दी। मंत्री जी की तो क्या, हाँ, पर मैं कभी कह नहीं पाया उससे कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। ओह, अब कह दीजिए ना। वह कांप रही थी। वो उसके पास आया और बोला हाँ आरती, वो तुम ही हो। चाहता हूँ तुम्हें, अब से नहीं, तब से जब तुम 10th में टॉप की थी। तुम्हारे पढ़ाई को लेकर संघर्ष को जानता हूँ। तुम्हारा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, शाम को बुजुर्गों को शिक्षित करना, तुम्हारा हर
जुनून तुम्हें मुझे अपनी ओर आकर्षित करता रहा। जब मुझे लगा कि कृतिश की लालची नज़रें तुम पर है, मैं कांप गया। जाने किस उद्विग्नता के दौड़ा दौड़ा मंत्री जी के पास गया और सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी आंखों में ना जाने क्या पढ़ लिया था, जो इस समस्या के हल के रूप में मुझे ही तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। पर मैं अपने को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। शायद उस दिन समय मिलता तो कोई और लायक पढ़ा लिखा लड़का मिल सकता था तुम्हें। आरती उसे देखते ही रह गई। सच में माधव उसे चाहता है, सोचकर उसके तन बदन में और मन में भी न जाने कैसी एक सुखानुभूति हुई, जैसे यही सुनना चाहती थी। वह दौड़कर माधव के पास गई और बोली, नहीं माधव, उस दिन भी और आज भी आप ही मेरे लिए सही थे। सच में आरती? हाँ माधव। दोनों एक दूसरे के बाहों में समाकर रो पड़े। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लीजिए आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए।